हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से बीसीआई क्लासेस में स्वागत किया जाता है। देखिए, इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसके पीछे आपको सॉलिड इन लिक्विड पढ़ाया गया था। अब गैस इन लिक्विड। आज जो है, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें एक आएगा, हम आपको बताए थे उस समय कि दो रूल्स मिलने वाले हैं। जब गैस को लिक्विड मिलाएंगे तब हेनरी लॉ मिलेगा, और लिक्विड को लिक्विड मिलाएंगे तो राउल्ट्स लॉ मिलेगा। तो हम यहाँ पर राउल्ट्स लॉ को पढ़ने वाले हैं, मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में आपको हम एक पहले बात बता देते हैं कि जो लिक्विड होते हैं ये बेसिकली कुछ लिक्विड टू टाइप्स के होते हैं। एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। एक वोलाटाइल लिक्विड होता है, एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड होता है, या फिर वोलाटाइल सोल्यूट कर सकते हैं या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट करते हैं। ये क्या होता है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं वाष्पशील, और एक होता है अवाष्पशील। जो वाष्पशील होते हैं वह वाइपर सेल्फ निकालते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। आपको बता दें कि प्रत्येक लिक्विड का एक अपना कुछ ना कुछ क्या होता है? वाइपर होता है, अपना कुछ ना कुछ वाइपर होता है। कोई भी लिक्विड आप ले लीजिए। चलिए, हमने जल ले लिया, ठीक है। आप जो जल ले लेंगे, आपको ये पता भी नहीं होगा कि इस जल का अपना कुछ ना कुछ वाष्प है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ अपने से वाइपर निकलते रहते हैं, और ये एक स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी काम अपने आप हो रही हो। जिसमें कोई काम अपने आप हो रही हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस ना। जैसे ठंड के दिनों में आप लोग देखते होंगे दांत कड़कड़ाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दांत कड़कड़ाता है, तो ये जो है एक स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने से होता है। तो जल का वाष्प में बदलना, वाटर मॉलिक्यूल्स का वाइपर फेज में कन्वर्ट होना, ये एक स्पॉन्टेनियस है ना। कैसे समझेंगे इसको समझेंगे कैसे? देखिए, आप दो चीजें लीजिए, एक बर्तन में जल ले लीजिए और दूसरे बर्तन में आप चीनी ले लीजिए, ठीक है। आप चीनी पार्टिकल ले लीजिए, शुगर के पार्टिकल ले लीजिए, ठीक, और दोनों को खूब बढ़िया से पैक कर दीजिए। इसको भी पैक कर दीजिए, इसको भी पैक कर दीजिए, ठीक। तो इसको पैक करेंगे, इसको पैक करेंगे, तो जो पता है कुछ 4-5 घंटे 6 घंटे छोड़ के देखेंगे तो आपको ये बर्तन का ये जो जिससे पैक किए हैं, उस बर्तन के नीचे वाला जो सरफेस होगा, उस सरफेस पे आपको जल की कुछ बूंदें दिखाई देंगी, वहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ड्रॉपलेट्स या कुछ ऐसा वाइपर यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। इसको हम बोलेंगे ये नॉन वोलाटाइल है। अब तो बात समझ में आ गया होगा। ये क्या है? वोलाटाइल है, ठीक है। क्या है? वोलाटाइल सॉल्यूट है, या फिर वोलाटाइल जो भी है आपका ये, इसको बोलेंगे वाष्पशील, ठीक है। और ये क्या है? अवाष्पशील है। क्या है? अवाष्पशील है। चलिए, ये नॉन वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल वही होता है जिसमें से अपना कुछ ना कुछ क्या होता है? वाइपर निकलता रहता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि हर लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ वाइपर होता है, ठीक है। इस बात को समझना है तो आप घर पे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, ठीक है, और रात में पानी ले लीजिए खूब बढ़िया से। उस बर्तन में पानी रखने के बाद एक अच्छा सा उसका कवर करिए, ढक्कन लगा दीजिए उस पर, ठीक है। ऐसा ढक्कन लगाइए कि वो खूब बढ़िया से पोंछ के एकदम खूब बढ़िया से एकदम सुखा के ढक्कन लगाएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि अरे ढक्कन में तो पहले ही पनिया था ना, तो ऐसा लोग नहीं कहते हैं। ढक्कन खूब बढ़िया से पोंछ के उसको लगा दीजिए, फिर सुबह उठिए और उसके बाद उसको हटाइए कवर को। ऊपर से कवर हटाएंगे तो उसके ऊपर आपको जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगेंगे। इससे यह समझ में आएगा आपको कि इसका मतलब इसका अपना जो वाइपर था, वह वाइपर जो है यहाँ पे ठंडा की वजह से इस पर जाके ये चिपक गया, ऊपर भाग गया, है ना। मैंने अभी बताया था हेनरी लॉ में पीछे कि हेनरी लॉ में क्या था कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं, हाई प्रेशर पर ना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आपको जो बातें हैं कि यहाँ पे जब टेम्परेचर इसका हाई रहेगा तो यहाँ पे लो जाएगा, तो यहाँ से वाइपर निकल कर यहाँ पे जाने लगी, ठीक है। चलिए, ये बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक हिसाब क्या बताएं तो आपको सिंपली ये बात जान लीजिए कि हर द्रव का अपना कुछ ना कुछ क्या होता है? वाष्प होता है, ठीक है। उस वाष्प को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। पार्शियल वेपर
प्रेशर, इस जो ये वाष्प निकल रहा है, इस वाष्प के थ्रू इस बर्तन पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा ना। ये इस बर्तन को ढकेल कर क्या होना चाहिए, इसको धक्का मार के ये भागना चाहेगा इस पे अंदर, भले से उसको धक्का मार के नहीं भगा पाएगा। बस बस मेरा, जैसे मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूँ, ये मैं भले से इस दीवार को नहीं गिरा पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। तो हमारे हिसाब से जो प्रेशर लग रहा है इस पे, वो हमारा जो है प्रेशर है। इसमें प्रत्येक जो है वाइपर द्वारा जो प्रेशर लगेगा, वहाँ पे पार्शियल वाइपर प्रेशर इसको बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे पी से सपोर्ट क्या करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये लिक्विड का टोटल वेपर होगा, एक होगा लिक्विड का टोटल, मतलब एक एक करके तो कुछ निकले थे, जो कुछ निकले थे तो उसको हम पार्शियल के रूप में रख दिए। और जब टोटल वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, तो टोटल वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, टोटल वेपर प्रेशर। ये पहले आप लोग जो है इनके जो इसमें यूज होने वाले टर्म्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग जो है टोटल वेपर प्रेशर, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो है किससे, पी नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट से। टोटल का मतलब यहाँ पे प्योर बोल सकते हैं आप, प्योर स्टेट में ना, प्योर मतलब शुद्ध वाष्प है ना, मतलब टोटल सिर्फ इसमें जल का ही वाष्प है, इसमें और कुछ नहीं मिलाया गया है, कुछ और नहीं मिलाया गया। मतलब उसी लिक्विड का टोटल जो वेपर होगा उसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो थोड़ा बहुत होगा उसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये दो चीजें समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपके पास लिक्विड दो ठो है, एक लिक्विड ए है ना, और एक लिक्विड बी है, ठीक है। तो लिक्विड ए का जो अपना वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी ए कहेंगे, और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर जो होगा उसको पी बी कहेंगे। और टोटल वेपर प्रेशर अगर हम कहें, या प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, तो इट्स पी नॉट ए एंड इट्स पी नॉट बी। इसको हम पी नॉट बी और पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। इसमें जो यूज होने वाले लैंग्वेज है ये आपको समझ में आया होगा कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होता है और टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है उसका, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि राउल्ट्स लॉ पे आते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में हम किस पे बात करेंगे, किसकी चर्चा करने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक होगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन आपको अगर याद करना है तो सिंपली मैं आपको बता दूं, आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी लिक्विड लिया था ए, पी ए, तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए। भाई ये क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है, यही राउल्ट्स लॉ है। इसी को आप लैंग्वेज में, इसी को जो है आप क्या करिए, इन वर्ड में, इन सेंटेंस में लिख दीजिए। राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन बन जाएगा, क्या होगा, एनी ऑफ द वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर आप जो होगा उसका, किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसी लिक्विड के, देखिए ए है और यहां पे भी ए है, तो किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसी लिक्विड के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन की क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के क्या होगा, इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी द्रव का जो, किसी भी द्रव का आंशिक वाष्प दाब होता है, किसी भी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, राउल्ट का नियम। कोई आपसे कहेगा राउल्ट का नियम लिखो, भाई यूपी बोर्ड वाले तो फटाक से लिख देंगे कि किसी भी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में, देखिए मैंने पहले बता दिया कि नाट लगेगा तो शुद्ध अवस्था, प्योर स्टेट, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि पी ए अगर है तो यह है गया आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। और ये इसका हो गया क्या, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया आपका, मोल प्रभाज हो गया। इसको तो आप लोग जानते आ रहे हैं, शुरू से ही मैं पढ़ाया हूं, आपको बताया भी था मोल प्रभाज का बड़ा काम लगने वाला है आगे। देखिए यहीं सब में बहुत यूज हो रहा है, हेनरी में मोल प्रभाज का यूज किए थे। तो अभी इसी को सेंटेंस को लिखिए, क्या लिखना है भाई,
कि किसी भी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस गैस के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको बात समझ में आ रहा होगा। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ परिभाषा बता रहा हूँ अभी आपको, यहाँ सामने लिखा हुआ है वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में। वाष्पशील क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, ये वोलाटाइल होना चाहिए लिक्विड। वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में एक निश्चित ताप पर, ठीक, ताप को स्थिर रखना, ये पता ही आपको, इतना बात आपको बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ देखिए प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलय और विलायक, तो किसी एक का आंशिक वाष्प दाब तथा उस घटक के शुद्ध अवस्था, मैंने बताया था कि वह आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। आई होप आपको यह परिभाषा समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए क्या लिखना है, कि माना 2 द्रव ए और बी है, माना कि 2 वाष्पशील या 2 लिक्विड आपके पास, ठीक है, 2 लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है। तो लिक्विड ए के कारण जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, लिक्विड बी के कारण वेपर प्रेशर क्या होगा। चलिए आके देखते हैं हम यहाँ पे नीचे, चलिए देखते हैं क्या होगा कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, यहाँ पे जो है क्या होगा, ड्यू टू द लिक्विड ए, तो क्या होगा पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा पी नॉट ए इंटू काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन। इसी तरह पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी, ठीक है। बात समझ आ रहा है, ये आपका इक्वेशन 1 बना लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप, डेफिनेशन जरूर से लिख लीजिएगा, डेफिनेशन के नीचे इसको लिखिएगा। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। मतलब हम जो बना रहे थे, आपको फिर से मैं एक बात बता दूं कि जो हम विलयन बनाए हैं, है ना, हम जो विलयन बनाए हैं, कोई भी विलयन बनाते हैं इसमें 2 लिक्विड मिलाते हैं, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है ना। लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिलाकर हमने क्या किया, विलयन तैयार किया। तो इस विलयन का वेपर प्रेशर की बात किया जाएगा। इस विलयन के द्वारा इसमें कुछ वेपर प्रेशर, यहाँ पे कुछ अपना विलयन के द्वारा वेपर प्रेशर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो भाई ए के कारण भी वेपर प्रेशर यहाँ बनेगा, बी के भी कारण वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि दोनों आपके क्या है, वोलाटाइल है, ठीक है, दोनों वाष्पशील है। तो ए का भी कारण यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा, वाष्प बनेगा, बी के कारण भी वाष्प होगा, तो दोनों मिलाकर यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना विलयन का वेपर प्रेशर होगा। तो हमें जो गणना करनी है यहाँ पे कि विलयन के वेपर प्रेशर पे बात करनी है, तो विलयन के वेपर प्रेशर पे बात करनी है तो आप लोग डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर रूल आप लोग पढ़े होंगे, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन ने कहा था भाई किसी भी विलयन का जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। वाष्प दाबों के योगफल के बराबर मतलब वेपर प्रेशर का सम ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर। द सम ऑफ द vapor pressure of the all component is always equal to the vapor pressure of the solution। मतलब solution का जो vapor pressure होगा उस solution में सभी component के partial vapor pressure के sum, मतलब partial vapor pressure of P of the A plus P of the B। तो P of the A और P of the B है ना, मिलाकर मिल जाएगा solution का vapor pressure। तो आप कहोगे P of the solution is equal to क्या मिलेगा बच्चों, पी ए का वैल्यू कितना है, पी नॉट
ए काई ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, पी नॉट बी काई बी। अब इस इक्वेशन के मदद से हम जो है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यही आपका जो है राउल्ट्स लॉ को बताता है। राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया। राउल्ट्स लॉ में बताना क्या है कि किसी भी स्थिर ताप पर, है ना, वाष्पशील द्रव युक्त विलयनों के लिए किसी एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए अब आप जो निकालेंगे किसी विलयन का वाष्प दाब अगर निकालना है आपको तो आप पी नॉट ए। अब ऐसे कैसे होता है, देखिए हम आपको बता देते हैं एक बात कि लिक्विड ए होगा, इसमें एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। भाई लिक्विड ए का अपना कुछ ना कुछ टोटल वेपर प्रेशर होगा। मान के चलिए लिक्विड ए का वेपर प्रेशर मान के चलिए कुछ 700 है, 700 एटमॉस्फियर है ना। और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है इसका कुछ मान के चलिए 400 है, 400 एटमॉस्फियर है। ठीक है, ये लिक्विड ए का वेपर प्रेशर आप लोगों को इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इधर लिखते हैं कि लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो कुछ 700 एटमॉस्फियर है। लिक्विड बी का वेपर प्रेशर मैंने बताया यहाँ पे 300 एटमॉस्फियर है, 300 एटमॉस्फियर है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, लिक्विड ए का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 700 एटमॉस्फियर है ना, और लिक्विड बी का जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल मतलब समझ रहे हैं ना, पी नॉट बी इज इक्वल टू 300 और पी नॉट ए इज इक्वल टू 700। जो ए का टोटल वेपर प्रेशर, टोटल मतलब समझ रहे हैं ना, टोटल जितना का जितना लिक्विड था सब वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो कितना आएगा वेपर, 700 एटमॉस्फियर। बी का कितना आ रहा है, 300 वेपर। तो अब इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, मेरी बात समझ आ रहा है ना, इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया गया। तो अब बता दीजिए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो आपके समझ में यही आ रहा होगा कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को मिलाया तो दोनों को जोड़ दीजिए, 700 और 300 मिलाकर 1000 आ जाएगा। आप लोग कहेंगे कि 1000 होगा, नहीं, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा बच्चों वो 700 से कम और 300 से ज्यादा, इन्हीं दोनों के बीच में आना चाहिए। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो 700 से कम और 300 से ज्यादा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। मतलब 600 आ गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 600 आ सकता है, 400 आ सकता है, ठीक है, 350 आ सकता है, लेकिन 250 कभी नहीं आएगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकालेंगे यहाँ पे हम 250 कभी नहीं आएगा, या 750 या 800 कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा 700 से 300 के बीच में आएगा। जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो वेपर प्रेशर आपको हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा। आप ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन के जब भी कोई वेपर प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन रख दीजिए, और प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन रख के मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। अब इसके आगे में आपको जो है नॉन वोलाटाइल पे भी लेके चल सकते हैं। तो नॉन वोलाटाइल लिक्विड के लिए देखिए क्या होता है, देखिए अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलेय मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। आप लिखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए जो है राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। अभी तक तो वोलाटाइल में आप समझ रहे थे कि दोनों लिक्विड वोलाटाइल थे। अब इसमें क्या होगा, एक नॉन वोलाटाइल मतलब हम जो है एक तेल मिला दिए पानी में, ठीक है। इमिसिबल की बात कर सकते हैं, एक मिसिबल होता है, एक इमिसिबल। इमिसिबल में जो होता है पूर्ण रूप से मिलता नहीं है, जैसे तेल को पानी मिला देंगे, या तेल का कुछ अपना वाष्प नहीं होता है। तेल को किसी बर्तन में डब्बन में रख दीजिए, गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो क्या होगा, कुछ वेपर नहीं देगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इस बात को। चलिए देखते हैं क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए वही फिर से बात बनाएंगे कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह सॉल्वेंट ना, क्योंकि सॉल्यूट तो यहाँ पे क्या है, नॉन वोलाटाइल। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी फार्मूला क्या था, पी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मिला था आपका पी नॉट ए का मतलब विलेय लिख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक को विलेय मानो, एक विलायक मानो, काई विलेय, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, पी नॉट बी, उसको विलायक मानिए, विलायक है ना, विलायक इंटू काई विलायक। तो बच्चों होगा क्या यहाँ पे, ये तो आपका नॉन वोलाटाइल है, ये क्या है आपका, ये नॉन वोलाटाइल है,
जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा मतलब कोई वेपर नहीं देगा, और जब कोई वेपर नहीं देगा तो इसके लिए पी नॉट विले का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। जब इसका वैल्यू 0 होगा तो ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, पी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू ना 0 प्लस पी नॉट विलायक, पी नॉट विलायक इंटू काई सॉल्वेंट विलायक। बातें समझ आ रहा है, ठीक है, विलायक सॉल्वेंट ये हो गया। अब भाई 0 को हटा दो, यहाँ से रिमूव कर दो, 0 का रहना या नहीं रहना का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, क्या मिलेगा डायरेक्ट आपको, वी कैन राइट पी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट, क्या होगा, पी नॉट सॉल्वेंट इंटू काई सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आप डिफिनेशन क्या बना सकते हैं, डिफिनेशन यही बना सकते हैं कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा और उस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसके सॉल्यूशन के ही इक्वल आएगा। बातें समझा रहा है, मतलब किसी भी विलयन का, मतलब एक अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, लिख लीजिए कि किसी अवाष्पशील तो देखिए इसके अनुसार हमने डिफिनेशन बना लिया। यहाँ पे क्या करा है कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा उस विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, देखिए विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। भाई इसको हटाओगे तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution, solvent in the solution। बातें समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग डिफिनेशन, जिसको जिसमें लैंग्वेज में अच्छा लगे उस लैंग्वेज में डिफिनेशन अपना नोट कर सकता है। हम देखिए इसीलिए डिफिनेशन लिखते भी जा रहे हैं और आगे आपको हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में इनका डिफिनेशन आपको लिख के रखा रहूँगा, वहाँ से भी आप नोट्स जो है बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको बाकायदे लिखवा के चल रहा हूँ, इसको नोट करिए। चलिए हम बात करेंगे फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक जो है द्विक विलयन, ठीक, द्विक विलयन, इसको बोलेंगे द्विक विलयन, डबल मत कहिएगा, द्विक विलयन। एक टर्नरी सॉल्यूशन होता है त्रिक विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, दो घटक युक्त विलयन को हम बाइनरी सॉल्यूशन करते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और तीन घटकों युक्त विलयन को हम क्या कहते हैं, टर्नरी त्रिक विलयन। तो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या होगा, काई सॉल्यूट मतलब विलेय का मोल प्रभाज प्लस काई सॉल्वेंट, काई सॉल्वेंट विलयन विलायक का मोल प्रभाज। मैंने आपको ये बात बताया था जब मोल प्रभाज पढ़ाया था, मैंने बताया था कि दोनों घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। दो घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात किया जाएगा। तो चलिए हमको किसी एक का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है या फिर सॉल्वेंट का निकालना है। तो अभी ऊपर फार्मूला में काई सॉल्वेंट मिल रहा था, तो हम काई सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो काई सॉल्वेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस काई सॉल्यूट। देखिए ये आपको मिल गया, काई सॉल्यूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस काई सॉल्यूट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे फॉर एबव इक्वेशन, ठीक है, फॉर एबव इक्वेशन, जो भी आपका इक्वेशन है या इक्वेशन 1 बना लीजिए, उसको ऊपर वाले को क्या था इक्वेशन आपका याद रहना चाहिए, वो था पी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू काई सॉल्वेंट, यही ना था। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। चलिए अब उसी इक्वेशन से रखते हैं। तो हम बात करेंगे P ऑफ दी सॉल्यूशन
इसको पी ऑफ द सॉल्यूशन ना लिखकर हम केवल पी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं, बार बार सॉल्यूशन लिख रहे हैं, अब घबराइएगा मत। पी नॉट है तो ये केवल सॉल्यूशन के लिए तो होगा नहीं, किसी कंपोनेंट के लिए होगा, इसमें एक ही कंपोनेंट ही है, चाहे सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट। चलिए लिख लीजिए, सॉल्वेंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू काई सॉल्यूट। काई सॉल्यूट की जगह क्या रखेंगे बेटा, 1 माइनस काई सॉल्यूट रखेंगे, यही ना रखेंगे। अब चलिए इसको ट्रांसफर करिए नीचे, तो ये आपका हो जाएगा P बटे पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई सॉल्यूट, ठीक है। अब काई सॉल्यूट इक्वल टू यहाँ पर निकालिए, तो आपको मिलेगा काई सॉल्यूट, काई सॉल्यूट दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे दिख लीजिए, सभी लोग को नीचे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। तो काई सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस पी नॉट, ठीक। इसको थोड़ा और सही से व्यवस्थित करिए, थोड़ा और व्यवस्थित करेंगे तो आपको मिलेगा काई सॉल्यूट इक्वल टू क्या मिलेगा, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट। अब ये एक इक्वेशन बन गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक। वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए मैंने निकाला था, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल के लिए सॉल्यूट के लिए यहाँ पे इक्वेशन बन गया जो है आपका, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप एक बात जान लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दोनों एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज। इसमें देखिए एक को हम जो जब भी बोलेंगे इन दोनों को साथ बोलेंगे। अगर कहीं पी नॉट माइनस पी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा वेपर प्रेशर लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, अवनमन। भाई नमन का नाम सुने होंगे आप लोग, भाई नमन करो, भगवान की प्रार्थना करो, मतलब सर झुकाओ, नमन मतलब कमी है ना, झुकना होता है। तो वाष्प दाब में कमी, जब किसी भी लिक्विड के वाष्प दाब में कमी होगा तो उसके प्योर स्टेट में से उसके पार्शियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आप बताइए, आपको मैंने एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल बताया कि आप एक बर्तन में सादा पानी ले लीजिए, सादा पानी लेकर उसको ढक्कन से लगा कर ढक दीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है। वहीं उतनी ही मात्रा में दूसरे बर्तन में पानी लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए या फिर नमक मिला दीजिए। चीनी या नमक मिलाकर उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जब उसको बंद करेंगे तो आप सुबह उठकर जब देखेंगे तो जो आपका विलियन का था, देखिए यहाँ पे मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका देखिए एक आपका ये बर्तन में पानी रखा हुआ है, शुद्ध अवस्था में पानी है, और ये विलियन है ना, ये क्या है, प्योर स्टेट में है ना, ये प्योर वाटर है, इसमें कुछ नहीं मिला है आप ना, और ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब इसमें हमने शुगर मिला दिया, और शुगर क्या होता है भाई, शुगर चीनी, क्या चीनी वाष्प देता है, वेपर देता है, नहीं देता है, वेपर नहीं देता है, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला दिया गया और ये सोल्यूशन बना दिया। इसको कवर कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए खूब बढ़िया से, टाइटली पैक कर दीजिए। उसके बाद बर्तन के जब सुबह उठेंगे, ढक्कन उठाएंगे, तो इस वाले बर्तन के जो नीचे आपको जो वेपर दिखाई देगा, इसमें ज़्यादा दिखाएगा ये वेपर, यहाँ पे आपको खूब ढेर सारे वेपर दिखाई देंगे इसमें ना, खूब ढेर सारा पानी दिखाएगा। इसको अब जब आप निकालोगे तो इसमें आपको बहुत कम पार्टिकल, बहुत कम, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम आपको वेपर दिखाई देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमने चीनी मिलाया था, उस चीनी के साथ कुछ वाटर के जो कॉम्बिनेशन हो गया, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, आपस में एक दूसरे को पकड़ लिए ना, बात समझा गया ना। तो वहाँ पे सोल्यूशन में उसको, उसके वजह से चीनी जब एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया, तो जो फ्री मॉलिक्यूल वाटर के थे वो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाए, उनके कमी हो गई है ना। यहाँ पे टोटल वाटर ही था, इसलिए वेपर में इंक्रीजिंग हुई। तो यहाँ पे देखिए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, इसको पी नॉट बोलेंगे, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी बोलेंगे। तो भाई अब आप खुद बताओगे कि जब हम एक विलायक में, एक ये जो सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो उसके विलियन का वेपर प्रेशर में क्या होगा, कमी होगा या फिर वृद्धि होगा, आप बताइए खुद। तो वहाँ पे आप कहेंगे कि वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, बात समझा रहा है ना। अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील नहीं, वाष्पशील मिला दोगे मतलब हम कोई और लिक्विड मिला दिए वोलेटाइल वाला, तो और वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब कंडीशन बदल जाएगा, तब ये इधर और ये इधर हो जाएगा। ये आपका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, इसका वाष्प दाब ये है, ये आपका सोल्यूशन का है ना। तो जब हम प्योर स्टेट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो कमी हो जा रही है, तो इसी को हम बोलेंगे पी नॉट माइनस पी,
पी नॉट माइनस पी, इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, देखिए यहां पे लिखे हैं वाष्प दाब में अवनमन। इसी तरह अगर पी नॉट माइनस पी अपान पी लिख दिए, टोटल ये एक कंडीशन हो गया, सॉरी पी नॉट है ना, इसी के कंपैरिजन में एक रेशियो निकाल दिए, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको बोलेंगे रिलेटिव, ये आप टर्म्स जानते रहिएगा, इन दोनों को बातें समझिएगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा रिलेटिव जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इन दोनों का यूज वहां पे होगा। तो इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्ष मतलब उसके जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था उसके सापेक्ष में ये जो कमी हुई है, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब यही लिखेगा तो इसका मतलब हमने मिला रहे हैं, अभी लोअरिंग हो रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ गया, दोनों कंडीशन समझ में आया। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट समझ में आ रहा होगा, एक आपका हो गया, क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक ये टोटल पॉइंट समझ में आ रहा होगा, नीचे पूरे वाले कंडीशन को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए जो है देखिए, तब उसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन को लिखने के बाद बच्चों हम लिख देंगे ऑन द एबव इक्वेशन। ठीक है, द स्टेप पी नॉट माइनस पी इज आल्सो नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, एंड स्टेप पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट ना is also known as या is also called as relative lowering in vapor pressure। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। उसके बाद ये आपका टॉपिक यहीं पे राउल्ट्स लॉ क्लोज होता है। आई होप आपको राउल्ट्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी पे हम बेस्ड कुछ आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। वो जो है एक उसके ग्राफ उसके बाद बनाया जाएगा कि नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन कैसे इस पे राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।